बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले प्रश्नावली तक हमने संचयों का समूह में विभाजन के बारे में पढ़ा था और ये अब इसका लास्ट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में हम उन संचयों की संख्या ज्ञात करने के बारे में जानेंगे जब किसी वस्तुओं के समूह में से कुछ अथवा पूरे को लेकर के संचयों का निर्माण किया जाता है या संचय ज्ञात किया जाता है बोलना चाहिए। तो हम इसमें लिख लेते हैं इसमें कि विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करना। विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु को लेने के दो तरीके होते हैं। कहने का मतलब यह है या तो हम वस्तु को लें एक तरीका, या तो हम वस्तु को न लें ये दूसरा तरीका। अब यदि हमारे पास में n वस्तुएं हैं, n वस्तु का मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर के n तक के आएगा। अब n वस्तु में से प्रत्येक वस्तु के लिए दो तरीके होंगे कि हम उस वस्तु को उस संचय के प्रकार ज्ञात करने के लिए, संचयों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम उस वस्तु को लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु को संचय में लेने के दो तरीके होते हैं। या तो वस्तु ली जाए या नहीं ली जाए। अब इस दो तरीके में यदि हमारे पास n वस्तु है तो n वस्तु, प्रत्येक वस्तु को संचय में लेने के दो तरीके होते हैं, या तो वस्तु ली जाए या नहीं ली जाए। तो n वस्तुओं को लेने के तरीके, n वस्तुओं को लेने के तरीके। अब हम यहाँ पर आपको बताएं कि प्रत्येक वस्तु के लिए n वस्तु मतलब 1 से लेकर के n तक के है, वहां पर हर वस्तु अलग अलग है। तो प्रत्येक वस्तु का दो तरीका हुआ कि ली जाए ना ली जाए, ली जाए ना ली जाए। तो प्रत्येक के लिए n बार तक के जब हम ली जाए ना ली जाए करेंगे और संचयों की संख्या निकालने के लिए हर बार का गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कहाँ तक के, n बार तक के। ये प्रत्येक वस्तु के लिए है। पहला वस्तु का दो तरीका, दूसरे वस्तु का दो तरीका, तीसरे वस्तु का दो तरीका। इस तरीके से हम कितने बार तक के लेंगे, n बार तक के लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 की घात n। अब इस 2 की घात n में वो भी शामिल है जो न ली जाए, वो संख्या भी शामिल है इसमें न ली जाए। तो हम इसको लिखते हैं, इसमें वह भी शामिल है जिसमें वस्तु नहीं ली जाती है, जिसमें वस्तु नहीं ली जाती है। अतः
अभिष्ट संचय की संख्या, इस पूरे 2 की घात n में से 1 को हम घटा देते हैं। एक बार ये होगा कि उस वस्तु को हम नहीं लेते हैं तो ये हो जाता है, अतः अभिष्ट संचय की संख्या 2 की घात n ऋण 1। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से भी और बता सकते हैं। चलिए दूसरे तरीके का हम यहां पर लिख देते हैं। दूसरी विधि को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि n वस्तु में से एक वस्तु चुनने का तरीका। n वस्तु में से हमारे पास कितने वस्तु हैं यहाँ पर? n वस्तु है। n वस्तुओं को लेने के तरीके लिखे हैं कि नहीं? हमारे पास n वस्तु है, तो n वस्तु में से एक वस्तु चुनने का तरीका क्या होगा? n वस्तु से एक वस्तु चुनने का तरीका बराबर NC1, एक तरीके से। फिर n वस्तु से 2 वस्तु ले लेते हैं। n वस्तु से 2 वस्तु चुनने का तरीका कितना हो जाएगा? NC2। n वस्तु से 3 वस्तु चुनने का तरीका क्या होगा? NC3। इस तरीके से ये चलता जाएगा और n वस्तु से n वस्तु चुनने का तरीका ये हो जाएगा हमारा NCN, यहां तक के 1 2। तो इस वाले में वो तरीका शामिल नहीं है जिसमें हम कोई चुन नहीं रहे, सिर्फ चुनने वाला तरीका शामिल है। तो ये जो स्थिति निकाले हैं और ये जो निकाले हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, या हम इसी को लिख सकते हैं आगे। अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर, यहां पर बराबर करके लिख देते हैं, NC1 धन NC2 धन NC3 अप टू NCN। ये आपस में सभी बराबर NCN आएगा यहाँ पर। NC1 NC2 NC3 डैश 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 NC4 NC5, इस तरीके से NCN तक करके N तक के वह आएगा। और इसमें कोई वस्तु को नहीं ले रहा है वह शामिल नहीं है, और इधर वाले में जो नहीं ले रहे हैं उसको हम घटा दिए हैं, किसी को चुन नहीं रहे हैं उस वाले को घटा दिए हैं। तो इस तरीके से हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, या हम कह सकते हैं, लिख देते हैं कहीं पर ऊपर में, या हम कह सकते हैं कि NC1 धन NC2 धन NC3 अप टू NCN ये बराबर हो जाएगा 2 की घात n ऋण 1 के बराबर, जो पहला वाला स्थिति है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इन दोनों तरीके से ही हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। शुरुआत की चीज़ें उतनी आसानी से जल्दी से समझ में नहीं आती है पहली बार में, जब तक कि हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करके न देखें। और जब हम उससे संबंधित जब प्रश्न को हल करके देखते हैं तो हम को जब उसका आंसर मिल जाता है, और स्वाभाविक रूप से बोलना चाहिए, उनको हम जमा करके जब निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो हम किए हैं या जो तरीका है वो शॉर्टकट तरीका है, और इस तरीके से हम किसी भी समूहों के संचयों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा एक स्थिति और आता है, इसको लिख लीजिए।
दूसरा आता है कि यदि हमारे पास समान समान प्रकार की वस्तुएं हों, जैसे पी क्यू आर वस्तुओं में से P प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं में से P एक समान प्रकार की P वस्तुएं P वस्तुएं एक समान प्रकार की Q वस्तुएं दूसरे समान प्रकार की तथा R वस्तुएं तीसरे समान प्रकार की हों, तीसरे समान प्रकार की हो, तो उनमें से एक अथवा अधिक वस्तुएं लेने पर संचयों की संख्या ज्ञात करना। अब हमारे पास जो n वस्तु होते हैं उसी n वस्तु को 3 पार्ट में बांट दिए हैं, P, Q और R। कहने का मतलब कि P वस्तुएं एक प्रकार की है, Q वस्तुएं एक प्रकार की है और R वस्तुएं एक प्रकार की है। इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि एक बाग में फल के कुछ पेड़ लगे हुए हैं, 5 पेड़ जो हैं वो सेब के हैं, 4 पेड़ जो हैं वो आम के हैं, 6 पेड़ जो हैं वो अनार के हैं। 3 अलग अलग प्रकार के हम पेड़ लिए, तो वही जो 5, 4 और 6 बोले वही क्या चीज है हमारा P, Q और R, एक समान, दूसरे समान और तीसरे समान प्रकार के। तो ये P, Q, R का अर्थ क्लियर हो गया कि हम किसी बाग में पेड़ों की कल्पना कर सकते हैं या टुकनी में फलों की संख्या से भी हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि घर में डाइनिंग टेबल के ऊपर में फल रखा हुआ है, आम रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है, अनार रखा हुआ है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, तो हम उसको कितने प्रकार से आपस में बांट सकते हैं। जो कितने प्रकार से बांट सकते हैं या जो बांटने का जो ढंग है वही हमारा संचय कहलाता है। तो प्रश्न हमारे इसी तरीके से उसके बनते हैं। तो हमको ये बोला है कि P, Q, R वस्तुओं में से P वस्तुएं एक प्रकार की, Q वस्तुएं दूसरे समान प्रकार की तथा R वस्तुएं तीसरे समान प्रकार की हों, तो उनमें से एक अथवा अधिक वस्तुओं लेने पर संचयों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर P वस्तुओं में से P वस्तुओं में से हमारा जो लेने का तरीका है, या तो हम उसको नहीं लेंगे या उसमें से एक लेंगे क्योंकि समान प्रकार की है, या तो एक लेंगे या तो 2 लेंगे या 3 लेंगे। कहाँ तक के? P वस्तु तक के। जैसे हम 1 से लेकर के n तक के चलते थे, अब 1 से लेकर के कहाँ तक के चलेंगे? P तक के चलेंगे, क्योंकि वहां पर टुकनी में अलग अलग प्रकार के फल हैं। किसी को आम अच्छा नहीं लगता है, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं मान लो और 3 फल हैं, किसी को आम अच्छा नहीं लगता तो उसको आम नहीं देंगे। तो उस जो P प्रकार का है उसका तो हम चयन नहीं किए ना, तो हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पर कि P वस्तुओं में से 0 या 1 या 2 या 3 इस तरीके से, या P तक के जाएगा, या P वस्तुएं चुनी जा सकती हैं, चुनी जा
चुनी जा सकती हैं। और इस प्रकार बोलना चाहिए, पी वस्तु चुनने का जो तरीका होगा, इस प्रकार पी वस्तु चुनने का तरीका, पी वस्तु चुनने का तरीका P+1 होगा। अब देखो P+1 क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये तो P तक के तो आ गई, क्योंकि P एक प्रकार ऐसा है शून्य जिसमें हम P का चयन नहीं कर रहे हैं। आम को उदाहरण बोले, जैसे कि आम को नहीं ले रहे हैं लेकिन बाकी चीज को तो ले रहे हैं ना, तो वो भी एक प्रकार आ जाएगा, तो वो एक जुड़ जाता है। तो P वस्तुओं में से शून्य या 1 या 2 या 3 या P वस्तुओं चुनने का, P वस्तुएं चुनी जा सकती है। इस प्रकार P वस्तुओं को चुनने का तरीका P+1 होगा। ठीक इसी प्रकार Q वस्तु चुनने का तरीका, Q वस्तु चुनने का तरीका Q+1 व R वस्तु चुनने का तरीका R+1 होगा। तीनों को हम निकाल लिए, P वस्तु चुनने का तरीका, Q वस्तु चुनने का तरीका और R वस्तु चुनने का तरीका। अब सभी वस्तुओं को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, अतः सभी वस्तु चुनने का तरीका ये हो जाएगा हमारा P+1, Q+1 और R+1 तीनों का गुणा। अब तीनों में वो भी शामिल है जिसको कि हम नहीं चुन रहे, शून्य वस्तु चुनने का तरीका तीनों में शामिल है वाला। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसमें वह तरीका भी शामिल है, जब वह तरीका भी शामिल है जब हम वस्तु का चुनाव नहीं कर रहे हैं। वह तरीका भी शामिल है जब हम वस्तु का चुनाव नहीं कर रहे हैं या उस वस्तु को नहीं चुन रहे हैं। अतः अभीष्ट संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः अभीष्ट संचयों की संख्या बराबर P+1, Q+1, R+1 इन सभी के गुणन में से हम एक को घटा देते हैं। एक ही बार होगा जब हम शामिल नहीं करते, तो वो अभीष्ट संचयों की संख्या P+1, Q+1 और R+1 का जो गुणन होता है उन गुणनों में से एक को गुणा करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से एक को घटा देंगे और एक घटाने के पश्चात जो प्राप्त होगा वही हमारी अभीष्ट संचयों की संख्या होगी। अब यदि इसी में, चलिए इधर का लिख लीजिए फिर आगे बोलते हैं। नोट करके भी लिख सकते हैं आगे का, यदि हम कि यदि P+Q+R वस्तुओं में से P वस्तुएं एक प्रकार की, Q वस्तुएं दूसरे प्रकार की तथा
शेष आर वस्तु तथा शेष आर वस्तु अन्य विभिन्न प्रकार की हो तो संचयों संचयों की संख्या। अब दूसरे स्थिति में देखो, यहां पर हम क्या पाए कि P वस्तु एक प्रकार की, Q वस्तु दूसरे प्रकार की और R वस्तु तीसरे प्रकार की है। ठीक है, अब यहां पर हमें मान लिए कि सिर्फ तीन ही वस्तु था। दूसरे स्थिति में P वस्तु एक प्रकार की है, Q वस्तु दूसरे प्रकार की है और तीसरा जो उस दोनों के बाद जो शेष R वस्तु बचता है वो विभिन्न प्रकार की है। विभिन्न प्रकार की है मतलब यदि फल के टुकनी का हम उदाहरण ले लेते हैं कि सेव हो गया, सेव 4 सेव है, 5 आम है, ठीक है, और बाकी जो 3 फल है वो केला भी है उसमें, अनार भी है उसमें और जाम भी है उसमें। तो ये आर जो है वो विभिन्न प्रकार के आ गए। ठीक है ना। तो यहां पर उस परिस्थिति में जब पी क्यू आर वस्तुओं में से पी वस्तुएं एक समान प्रकार की वस्तुएं, दूसरे प्रकार क्यू वस्तुएं दूसरे प्रकार की तथा शेष आर वस्तुएं विभिन्न प्रकार की हो, तब संचयों की संख्या जब हम निकालते हैं तो हो जाता है p+1 q+1 और r में अलग अलग है, r अलग अलग है। और जो सबसे पहला वाला तरीका हम बताए थे n विभिन्न वस्तुओं में 2 का घात n हो गया था, सबसे पहला जो आप आज ही जो नोट किए हो उसमें। तो यहाँ पर जो r विभिन्न वस्तु हैं इसमें 2 का घात आ जाता है हमारा r और वो वस्तु शामिल नहीं है, एक बार कोई शामिल नहीं रहेगा तो इसमें से किसको घटा देते हैं हम, 1 को घटा देते हैं। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि यदि समान समान प्रकार की वस्तुएं और कुछ असमान वस्तुएं हों तो संचयों की संख्या निकालने के लिए p-1 q-1 और 2 का घात r-1 करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी संचयों की संख्या होगी। तो ये 3 छोटे छोटे से हमारे तरीके थे कि विभिन्न वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को लेकर संचयों की संख्या ज्ञात करना है तो उसका हमको क्या सूत्र मिलता है। यदि सभी बराबर हों और संचयों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या सूत्र मिलता है। ठीक है, इसको लिखिए और इसके बाद फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हो गया, मिटा देते हैं इसको अब। इसके बाद आता है प्रश्नावली 5.10 या 10वां प्रश्नावली है हमारा। जैसे इसका एक प्रश्न ले लेते हैं, मेरे 7 मित्र हैं, उन्हें कितने प्रकार से चाय पार्टी में आमंत्रित कर सकता हूं। मेरे 7 मित्र हैं, उन्हें कितने प्रकार से
चाय पार्टी में आमंत्रित कर सकता हूं। यहां पर क्या होता है, आप लोगों के जो परीक्षा में प्रश्न है वो जरूरी नहीं है कि पुस्तकें से ही आए। अब तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्रश्न आना चालू हो गया है, तो उन प्रश्नों को कई बार आंकड़े हमारे वही रहते हैं और उसकी भाषा को बदल देते हैं। जैसे मेरे 7 मित्र हैं, उन्हें कितने प्रकार से चाय पार्टी में आमंत्रित कर सकता हूं, यही प्रश्न को यदि वो ये लिख दिए कि पिंकी के 7 मित्र हैं, उन्हें कितने प्रकार से खाने में आमंत्रित कर सकता हूं, ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा इस तरीके से बदल जाता है। अब यहां पर इसको हल करने के हमारे 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार है का मतलब यह है कि इन 7 मित्रों में से या तो मैं बुलाऊंगा या तो नहीं बुलाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 मित्र है, पहले मित्र को बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा, दूसरे मित्र को बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा। इस तरीके से हमारे पास में कई सारे ऑप्शन बनेंगे। तो एक प्रकार तो यह है कि सूत्र से यदि हम बनाना चाहें तो सीधा सीधा हम हल 7 मित्रों को चाय पार्टी में बुलाने के अभिष्ट तरीके, ये हो जाएगा 2 की घात n ऋण 1 या 2 की घात 7 ऋण 1। और 2 की घात 7 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो ये 128 ऋण 1 बराबर 127, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से बना सकते हैं का मतलब, हम आपको 2 चीज बताए थे, एक 2 की घात r ऋण 1 और ये किसके बराबर होता है बोले थे, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 इसके बराबर होता है बताए थे। तो उस दूसरे तरीके से भी हम इसको एक बार बना करके देखते हैं कि चाय पार्टी में आमंत्रित करने के अभिष्ट तरीके। हमारे पास कुल कितने सदस्य हैं, कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं। अब उस 7 मित्र से मैं एक मित्र को बुलाता हूं चाय पार्टी में। कुल कितने तरीके से पूछ रहा है, मैं एक को बुलाया बाकी को नहीं बुलाया। बोलने के लिए तो हुआ ना कि मैं चाय पीने के लिए बुलाया हूं। तो उस 7 मित्रों में से मैं एक मित्र को बुलाया, या 7 मित्र से मैं 2 को बुलाया, 7 से 3 को बुलाया, 7 से 4 मित्र को, 7 से 5 मित्र को, 7 से 6 मित्र को, या सातों के सातों को। मैं ज्यादा ही प्रसन्न हो गया तो सभी को बुला लिया, ठीक है। तो इतने ऑप्शन होंगे हमारे पास कि 1 को बुलाया, 2 को बुलाया, 3 4 5 6 या सभी को बुला लिए। बहुत खुशी का बात हो गया यदि तो, ठीक है। तो अब इसको सूत्रों की सहायता से हम इधर थोड़ा सा सरका के लिख ले रहे हैं, जगह कम पड़ेगा इस कारण। अब 7c1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 1 और 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। सभी को आप लिखते जाओ, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, प्लस यहां लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 और 7 माइनस 6 का फैक्टोरियल, और अंतिम 7 का फैक्टोरियल, इधर 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जब लंबा होता है तो एक बार गिन जरूर लेना चाहिए कि एक आध हमसे कोई छूट तो नहीं गया है। और इसके पश्चात इसको हम हल करते हैं। देखिए ये 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 1 है तो 6 का फैक्टोरियल बचेगा। जब इसका विस्तार करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ बच जाएगा 7। दूसरे स्थिति में यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है, 7 माइनस 2 5 का फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 5 कट जाएगा। इधर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 और इधर 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें भी 7 इंटू 6 इंटू 5 और यहाँ 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 6 और 2 इंटू 1। यहाँ पे फैक्टोरियल 7 और नीचे में 1 आ जाएगा। 6 में से ये फैक्टोरियल 6, ऊपर का फैक्टोरियल 6 कट जाएगा और 6 में से 7 में से 6 गया तो 1 बच जाएगा। 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 और इधर 7 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब आप इसको 2 एकम 2, ये 2 तिया 6, 2 और 3 दूनी 6, ये 6 कट गया, ये 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया, ये 2 तिया 6 कट गया। कितना बच गया हमारे पास, 7, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 तिया 21, ये 7 और ये 1, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 और 1 7। अब जोड़े इसको, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27 का यहाँ पर लिख देते हैं हम, 27 का 7 बचा 2, 2 और 2 4, 4 3 7 3 10, 10 और 2 12। आप दोनों स्थितियों में देखिए, पहले स्थिति पहला तरीका जब हम -1 करके बताए थे तो भी हमारा 127 आंसर आया था। दूसरी स्थिति कि अब लेने के तरीके 7 में से 1 को चाय के लिए बुलाया, 7 में से 2 को चाय के लिए बुलाया, 7 में से 3 को चाय के लिए बुलाया, तो इस तरीके से भी जब हम उसको हल किए तो भी हमारा 127 आया। जब हम शुरुआत में इसका बता रहे थे और जब 1 माइनस कर रहे थे तो आप लोगों का चेहरा देख करके ये लग रहा था कि वो चीज आपको समझ में नहीं आया है और 1 आखिर आया कहां से। उस समय हमने आपको बताया था कि जब तक कि हम उससे संबंधित प्रश्न को हल करके नहीं देखेंगे तब तक के वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो 1 क्यों घटाते हैं ये चीज क्लियर हो गया। एक उसमें पहले वाले तरीके में वो तरीका भी शामिल होता है जब हम किसी को चाय पर या कोई भी कार्य के लिए नहीं बुलाते हैं और उसको घटा देते हैं आखिरी में। क्लियर हो गया। तो चलिए ये प्रश्न को लिखिए, उसके बाद एक आध प्रश्न और देखते हैं, 1-2 प्रश्न जितने भी हो जाए। एक प्रश्न लिखते हैं, किसी चुनाव में 6 उम्मीदवार में से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है तथा कोई भी
मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है उतने ही व्यक्त दे सकता है जितने को चुना जाना है। किसी चुनाव में 6 उम्मीदवार में से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है तथा कोई भी मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने का चुनाव करना है। एक मतदाता कितने प्रकार से मत दे सकता है। एक मतदाता कितने प्रकार से मत नहीं लिखते, कितने प्रकार से मतदान कर सकता है। किसी चुनाव में 6 उम्मीदवार में से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है तथा कोई भी मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने को चुना जाना है। एक मतदाता कितने प्रकार से मतदान कर सकता है। यहां पर देखिए प्रश्न जो है हमको बड़ा लग रहा है, और जब आपके क्षेत्र में पंचायत का चुनाव होता है तो उस पंचायत के चुनाव में कितने सारे मत देने पड़ते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है और आपके वार्ड के मेंबर का चुनाव होता है। तो एक एक व्यक्ति 4 मत दे सकता है उस समय। मिला जुला उदाहरण ऐसे ही बता रहे हैं, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। एक एक व्यक्ति 4 मत दे सकता है। अब किसी एक व्यक्ति को जिला पंचायत के लिए जो खड़ा हुआ है वो पसंद नहीं है तो वो तो तीनों को ही वोट दे करके चला जाएगा। किसी को कोई भी पसंद नहीं है, हो सकता है किसी को कोई 2 पसंद है, हो सकता है, या तो किसी को 4 पसंद है, हो सकता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मत दे सकता है, कितने लोगों का मतदान कर सकता है। उसी से ही रिलेटेड वैसा ही कोई प्रश्न है ये कि किसी चुनाव में 6 उम्मीदवार में से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है और कोई भी मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने का को चुना जाना है। माने 5 पोस्ट है तो 5 से ज्यादा लोगों को वह मत नहीं दे सकता। ठीक है, हमको ये बताना है कि एक मतदाता कितने प्रकार से मतदान कर सकता है। तो हम इसके हल में लिख सकते हैं कि कोई मतदाता 1, 2, 3, 4 या 5 प्रकार से मत दे सकता है। या तो 1 को वोट देगा, या तो 2 को वोट देगा, या तो 3 को देगा, या 4 को देगा, या 5 को देगा। 6 को तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि 6 में से 5 ही का चुनाव करना है, किसी भी 5 को उसको मत देना है। तो इस प्रकार 6 उम्मीदवार में से 6 उम्मीदवार में से एक को मत देने के प्रकार। मत का मतलब यहां पर वोट से है। मत देने का प्रकार का मतलब वोट से है। मत मतलब नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 6 उम्मीदवार में से एक को मत देने का प्रकार या मतदान करने का प्रकार भी बोल सकते हैं हम उसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6C1। ठीक इसी तरीके से 6 उम्मीदवार में से
2 को मत देने का प्रकार 6C2, 6 उम्मीदवार में से 3 को मत देने का प्रकार 6C3, 6 उम्मीदवार में से 4 को मत देने का प्रकार बराबर 6C4 और 5 को मत देने का प्रकार हो जाएगा 6C5। इस तरीके से लिख दिए। अतः मतदान के कुल प्रकार, अतः मतदान के कुल प्रकार, जितने प्रकार से वो मत दिया है सभी को जोड़ देंगे तो 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5। अब इसका मान निकाल लेते हैं। 6C1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 और 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। एक और आ गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 और 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, 6 में से 1 गया 5 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 2 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 है, इसके बाद 5 आएगा तो बच जाएगा 6, कट जाएगा ऊपर का 5, इधर 4 से कट जाएगा तो 6 5 2 और 1 लिख लिए, यहाँ पे 6 4 3 कट गया तो 3 2 1 लिख दिए, यहाँ पे 6 5 4 कट गया तो 2 1 बचा और 6 यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा, फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 3 दूनी 6 से 6 कट गया, ये 2 तिया 6, क्या बच गया हमारे पास 6 5 तिया 15, यहाँ बच गया 4 फिर 5 तिया 15 और 6। फैक्टोरियल 6 बचा यहाँ पे 6 और 5 2 15 बच गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 में 6 फिर 5 फिर 4 बचेगा तो 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, तो यहाँ जो 4 लिखे हैं ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 3 पंचे 15 और आखिरी का 6, जोड़ दीजिए 15 और 15 30, 30 और 20 50 और 6 दूनी 12, 50 12 62। तो इस तरीके से कोई मतदाता जो है वो 62 प्रकार से वोट दे सकता है। तो बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, मात्र इसमें 10 प्रश्न है। हमने 2 प्रश्न लिया, इसमें से एक पहला प्रश्न लिया और एक आखिरी प्रश्न लिया। पहला प्रश्न से आपके जितने सरल सवाल रहेंगे ऊपर के 5 तक के लगभग वो उसी तरीके से बनेंगे, और जनरली जो बुक में आखिरी का सवाल रहता है वो कठिन सवाल रहता है नीचे के, तो उसके आधार पर बाकी सवाल बन जाएंगे और इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली समाप्त होता है। आप घर जाकर के बाकी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट कालखंड में हम गणितीय आगमन सिद्धांत और द्विपद प्रमेय इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बचत सवाल को आप लोग जरूर घर जाकर के बनाइएगा। धन्यवाद।